जी बच्चों, अब हम एक्सट्रैक्ट्स की तरफ चलते हैं। एक्सट्रैक्ट्स पे जाने से पहले हमारा ये लेजर मुकम्मल नहीं हुआ। 1 जनवरी 20 ब्रॉड डाउन आया 9500 का, और ये 31 मार्च 20 पर सेल आउट हो गया है, और आपने इसको डिस्पोजल के नाम से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि ये आपका डिस्पोजल हो गया, ख़त्म हो गया, और क्रेडिट डाउन नील हो जाएगा आपका। एक्सट्रैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में 2018, 2019, 2020 हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स। चूंकि एसेट ने फेयर वैल्यू पर ही रहना है, लिहाजा वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आएगी। सिर्फ चेंज क्या आएगी, अब मेरा इरादा इसे लॉन्ग टर्म में रखने का था, लिहाजा मैं इसको नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट के नाम से रख लूँगा इंस्टेड ऑफ करंट एसेट। वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं है। 11,000 ही एंड पर है, फिर उससे अगले साल के एंड पर 9500 है, उससे अगले साल में ये बिक चुकी हुई है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स। अब मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूं कि मेरे पास अदर इनकम आ रही होगी, मेरे पास एक्सपेंसेस होंगे, और मेरे पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आ रही होगी। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में मैं फेयर वैल्यू रिजर्व भी लिख रहा हूं, और हमने एक एंट्री डिस्पोजल के ऊपर नहीं की है, वो हमने बाद में करनी है। वो फेयर वैल्यू रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस से हम करेंगे, वो भी अभी हम चेक करते हैं। पहले एक्सट्रैक्ट्स बना लें, फिर यहाँ पर एक एंट्री मिसिंग एंट्री डिस्पोजल से रिलेटेड, जो हमारी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट होती है, वो वाली एंट्री हमें करनी है डिस्पोजल के वक्त। अभी हम यहाँ से फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस बना लेंगे, और हमारे लिए बड़ी आसानी से वो एंट्री भी हो जाएगी। लेट्स मूव ऑन। हमारा पहला फेयर वैल्यू रिजर्व में 2100 आया पहले साल के एंड पर, 31 दिसंबर 18। 2100 फेयर वैल्यू रिजर्व में मेरा बैलेंस 2100 का हो गया क्रेडिट में। नेक्स्ट, हमें डिविडेंड इनकम आया 2000 की, डिविडेंड इनकम हम रिकॉर्ड कर देंगे। अदर इनकम में हमारी डिविडेंड इनकम आएगी। कितने की? इस साल में 2000 रुपये की डिविडेंड इनकम है जी। नेक्स्ट, हमारा साल मुकम्मल हुआ 30 जून 19 पर डिविडेंड इनकम, 31 दिसंबर 19 पर वंस अगेन फेयर वैल्यू रिजर्व अब क्या हो रहा है, 1500 के साथ डेबिट हो रहा है। 1500 के साथ ये डेबिट हो गया। इसका मतलब है मेरा क्लोजिंग बैलेंस फेयर वैल्यू रिजर्व का कितना हो गया होगा। पहली एंट्री जो हुई थी मेरी फेयर वैल्यू रिजर्व में, पहली एंट्री मेरी आई थी 2100 रुपए के साथ, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। 2100 रुपए के साथ 2018 के एंड पर, और सीडी मेरा 2100 हो गया था। 1 जनवरी 19 पर बीडी मेरा 2100, और अब मेरी एंट्री आई है फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट हुआ 1500 के साथ, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुई 1500 के साथ। ये मेरा 31 दिसंबर 19 पर हुआ, तो मेरा सीडी आ जाएगा यहाँ पर 600 रुपए का। और उसके बाद मेरा एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ
तो मेरे पास मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं, फेयर वैल्यू रिजर्व जो कि ओसीआई से होता हुआ इक्विटी का पार्ट बन गया, बिल्कुल रिवैल्यूएशन सरप्लस की तरह। अब मेरे पास ये जो बैलेंस 600 रुपया पड़ा हुआ है 1 जनवरी 20 को ब्रॉड डाउन, इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा रिटेन्ड अर्निंग में, और मेरी एंट्री हो जाएगी फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 31 मार्च 19 पर। फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट एंड रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री हम पास करते हैं 600। सर क्या हमें लेजर ही बनाना पड़ेगा? नहीं बेटा, लाजमी नहीं है। आप क्या करेंगे, फेयर वैल्यू रिजर्व की नेचर क्रेडिट है क्योंकि ये इक्विटी का पार्ट है, तो आपको एक मकूला सिखाया हुआ है, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस होता है, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड डेबिट लेस होता है। तो हमारा फेयर वैल्यू रिजर्व सबसे पहले आया 2100 का, ये क्रेडिट हुआ तो आपने इसे प्लस में लिख लिया 21। फिर उसके बाद उससे अगले साल के एंड पर फेयर वैल्यू रिजर्व 1500 के साथ डेबिट हुआ तो आपने माइनस लिख दिया। और बात ख़त्म हो गई, इतना बैलेंस था, इसकी हमने एंट्री पास कर दी कि 600 अब क्रेडिट में मौजूद है तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, और रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट कर दो। अब ये थ्रू ओसीआई रूट नहीं होगा, अब ये ओसीआई के थ्रू रूट नहीं होगा। ये बारो बार है, ये बारो बार लाहौर हुआ है, बारो बार कराची हुआ है। तो अगर हम एक्सपेंसेस को देखें तो हमारा ना तो कमीशन एक्सपेंस आ रहा है थ्रू ओसीआई में, क्यों, वो कैपिटलाइज हो गया। अगर मैं नेट करके अगर आपको चेक करवाऊं तो पहले साल में हमारा ओसीआई में 2100 आया है, गेन और एक्सपेंसेस अगर मैं नेट कर दूं तो 2100 का गेन आया है मुझे यहां पर, इसको अगर मैं नेट कर लूं। नेक्स्ट इनकम मेरी आई है और फेयर वैल्यू लॉस हुआ है, तो फेयर वैल्यू लॉस मेरा यहां पर और इनकम यहां पर, ये पूरी नजर आ गई। और लास्ट में जब मेरा डिस्पोजल हुई है तो उसको तो मैंने अभी प्रेजेंट किया ही नहीं है, तो वो मेरा गेन ऑन डिस्पोजल 4220 ही हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, 4220 ही आएगा गेन ऑन डिस्पोजल। तो यूँ मेरे एक्सट्रैक्ट्स मुकम्मल हो गए और दोनों में फ़र्क हमारे सामने है। इन्वेस्टमेंट इधर करंट एसेट्स में आ रही है, इधर नॉन करंट एसेट्स में आ रही है थ्रू ओसीआई में, क्योंकि थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा इरादा स्पेक्यूलेशन ट्रेडिंग पर्पस का था, भले पड़ी रह गई लेकिन वो करंट एसेट्स में फॉल करेगी। इन्वेस्टमेंट का लेजर मैं बना देता हूं इधर भी थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में, इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। 1 जनवरी 18 को इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट हुआ था 8500 के साथ, और कैरेट डाउन हमारा आया था वही 11000, और मेरा फेयर वैल्यू गेन आ गया था 2500 का। 1 जनवरी 19 मेरा बीडी 11000, मेरा सीडी 9500, मेरा जो डिफरेंस आएगा 1500 का, इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू लॉस, और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा था। 1 जनवरी 20 9500, 31 मार्च 20 डिस्पोजल के ज़रिए इसको गेट आउट बोल देंगे और सीडी हमारा निल हो जाएगा। दिस इज़ हाउ इन्वेस्टमेंट
मूव्स इन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। हर चीज़ बनती है, ये ना तसव्वुर कर रहे हों कि आप के इन्वेस्टमेंट का अकाउंट सिर्फ क्या थ्रू ओसीआई में बनेगा। नहीं बेटा, इन्वेस्टमेंट जब डेबिट हो रही है तो फिर लेजर भी तो बनेगा ना। यस, फेयर वैल्यू रिजर्व का लेजर सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में ही बनेगा। ये था हमारा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का पूरा मुकम्मल हाल अहवाल। दो डिफरेंसेस मेजरली, एक जितना भी गेन या लॉस होगा मूवमेंट के बाद, फेयर वैल्यू में चेंज के बाद, वो जाएगा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में, फेयर वैल्यू रिजर्व के नाम से इन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। और दूसरे हमारी एक एंट्री फाइनल डिस्पोजल के वक्त भी एडिशनल आएगी, फेयर वैल्यू रिजर्व ख़त्म करके रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करेंगे।